Hello friends, I hope you are good at your home and learning well through online classes. पिछले वीडियो में हमने पार्ट 9 जो आपका पार्ट 9 है उसको हमने ख़त्म किया था पढ़कर सजीव एवं उसके परिवेश। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं पार्ट 10 गति एवं दूरियों का मापन। चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गति क्या होती है और गति और जो दूरी होती है उनको हम किस प्रकार मापा जाता है, यानी उनके मात्रक क्या रहते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब गति क्या होती है आपको पता ही है। कोई वस्तु जब गतिशील होती है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूरी तय करती है। तो इस प्रकार गति और दूरियां जो है आपस में रिलेटेड हैं और इस प्रकार जो है हमारे यातायात एक सफ़र जो होता है, ट्रैवलिंग होती है, उसकी कहानी बनती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। इसमें आपका देखिए सबसे पहले यातायात की कहानी है। अब यातायात की कहानी में प्राचीन काल में लोगों के पास जो है यातायात के कोई साधन नहीं होते थे, तो वे पैदल ही चलकर जाते थे तथा अपना सामान या तो अपने पीठ पर उठा के जाते थे या फिर कि पशुओं के ऊपर लाद कर ले जाते थे। ये आपको अपने दादा दादी से आपने सुना होगा, इनफैक्ट आपने देखा भी होगा। तो ये प्राचीन काल की बात है, लेकिन आजकल जो है हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, गाड़ियां हैं, सड़कें हैं, तो जिसके द्वारा हम अब ये वाले जो पुराने साधन हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। क्योंकि जब आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, संसाधन होते हैं, सुविधाएं होती हैं, तो क्यों आप अपने आप को तकलीफ़ देंगे, मुसीबत में रहेंगे, तो इसलिए आप फ़ायदा उठाएंगे। तो ये चीज़ जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए यातायात की कहानी में हम पहले देखेंगे कि सबसे पहले किस प्रकार जो है पुराने समय में लोग जो है यातायात करते थे, यात्राएं करते थे। तो प्राचीन काल में जो जल मार्गों से आने जाने के लिए नावों का उपयोग होता था। ठीक है। पहले कश्तियाँ होती थी, तो जो जल मार्ग होते थे हमारे नदियाँ, तालाब, झीलें या समुद्र, उनके द्वारा हम क्या करते थे, यातायात किया करते थे। तो आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिसमें खोखली गुहिका होती है, उसके द्वारा नावें बनाई जाती थी। ठीक है। जिसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया था। अब ये नाव जो है जल में रहने वाले जीवों की आकृति की सदृश थी, यानी जो जल में जीव रहते थे उनकी आकृति की तरह होती थी। अब अध्याय 8 और 9 में हमने पढ़ लिया था कि मछलियों का शरीर कैसा होता था, धारा रेखीय। तो धारा रेखीय शरीर होता था, जिसके कारण जो है वह पानी में आसानी से गति कर लेते थे, चल लेते थे। ठीक है। अब पहिए का जब आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ कि यातायात की जो एक क्रिया थी ना, उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया, बहुत बदलाव आया। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। ठीक है। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। अब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बच्चों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए पशु शक्ति पे निर्भर थे, यानी पशुओं के ऊपर निर्भर थे, बैलगाड़ी पे, घोड़ा गाड़ी पे या ऊंट आदि पे। भाप इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। मतलब जब भाप इंजन का आविष्कार हुआ ना, तो एक नया साधन मिल गया हमें यातायात का। ठीक है। अब भाप इंजन से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, सवारियां हैं, उस पर जाती थी। उस पर मालगाड़ियों के डिब्बों में, रेलगाड़ियों की पटरियों में लिया जाता था। तो भाप इंजन जब इस बना तो फिर रेलगाड़ियों का निर्माण हुआ, रेल पटरियां बिछाई गई, जिसके द्वारा जो है माल ले जाया जाने लगा। अब आप चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या थी, ये थी बैलगाड़ी। ठीक है। इसके ऊपर लकड़ी की तरह हम संभाल ले जाते थे। फिर धीरे धीरे आविष्कार होता गया तो साइकिल का निर्माण हुआ। फिर साइकिल पे हम सवारी करने लगे। ठीक है। फिर बसेज का, फिर हमारे ट्रेनों का, यानी भाप इंजन के द्वारा जो है रेलगाड़ियों के द्वारा सामान और यात्राएं की जाने लगी। फिर हमारे जल जहाज़ों का और वायुयानों का। इस प्रकार जो है हमारे ये परिवहन की एक यात्रा है। पुराने समय से आज के समय तक हम किस प्रकार जो है यात्रा करते हैं, ये सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई इनमें, और इनमें बदलाव आए। ठीक है। इसके पश्चात क्या हुआ, स्वचालित वाहन आए। मैंने आपको बताया जैसे
भाप इंजन का निर्माण हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, स्वचालित यानी अपने आप चलने वाले वाहन आ गए। जल में परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। ठीक है। अब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों से वायुयान का विकास हुआ, जिसके बाद सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने के लिए योग्य बनाया गया। अब विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान ये 20वीं शताब्दी में बने। जो हमारी 2000 शताब्दी या 20वीं शताब्दी चली उसमें इनका निर्माण हुआ। ठीक है। जो मैंने आपको पीछे चित्र दिखाया उसमें परिवहन के पीछे विभिन्न साधन बताया मैंने, साइकिल, रेलगाड़ी। ठीक है। जैसे दोबारा देख लेते हैं, ये साइकिल, रेलगाड़ी, जहाज़, बसेस और एरोप्लेन, ये सभी चीज़ें जो है हमारी 20वीं शताब्दी के संसाधन हैं इसमें से। तो ये जो है अत्याधुनिक परिवर्तन के साधनों के द्वारा बनाए गए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जिस प्रकार परिवर्तन हुआ इस प्रकार इनका निर्माण किया गया। तो अब इसमें एक और बात है कि आपने कितनी दूरी तय की, यह डेस्क कितना चौड़ा है। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम अब इस चैप्टर में ढूंढेंगे। ठीक है। तो ये तो थी यातायात की कहानी थोड़ी सी। उसके बाद चलते हैं मुख्य बिंदु पर हमारा कि दूरियों का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो आपके पास जो है आपकी कक्षा में डेस्क होते हैं। ठीक है। कभी आपने ये सोचा कि डेस्क किस प्रकार मापे जाते हैं, डेस्क की दूरी किस प्रकार मापी जाती है। चलिए इसका पता कैसे लगाते हैं। अब देखिए, कुछ लोग जो है दूर चलते थे, यानी आप लोग पैदल चल के घर से स्कूल तक आते हैं, तो आपने कैसे पता लगाएंगे कि आप कितने दूर जो है अपने घर से स्कूल तक आए हैं। ठीक है। पैदल चल कर आए हैं या स्कूल पहुंचने के लिए आपने बस का सहारा लिया है, रिक्शे का सहारा लिया है, लेकिन कितनी दूरी तय की है ये कैसे पता लगाते हैं। तो इसके अलावा जब आप बाज़ार में कुछ खरीदना होता है तो आप बाज़ार तक पैदल चल के जाते हैं, है ना। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आप कैसे जानोगे कि आपने कितनी दूरी तय की। कोई स्थान कितना भी दूर हो, यह प्राय जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम कितनी दूरी तय करके उस स्थान तक पहुंचेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पहुंचने के लिए हम ऐसे जाएंगे, पैदल जाएंगे। क्योंकि अगर हमें पता है कि थोड़ा सा दूर जाना तो हम पैदल जा सकते हैं, है ना। अगर बहुत दूर है तो हम बस से जाएंगे, या उससे ज़्यादा दूर है तो रेलगाड़ी से, या फिर बहुत ही दूर है जैसे हमें एक देश से दूसरे देश जाना तो पानी के जहाज़ से भी जा सकते हैं। ये जो दूरियों का अगर हमें ज्ञात हो तो हम उस स्थान की यात्रा करने के लिए अपने संसाधन यानी यात्री जो हमारा तरीका रहेगा उसका हम चयन कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हमें दूरियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है। तो कई ऐसी वस्तु होती है जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। जैसे आपका डेस्क है, तो डेस्क का जो भाग होता है, अधिक भाग होता है, उसका उपयोग हम कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेस्क की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो आप इस चैप्टर में दिए गए एक अध्यापक के सुझाव पर उन्हें डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय करें। जो बूझो और पहेली के द्वारा इस चैप्टर में जो दो करैक्टर बताए हुए हैं, एक बूझो एक पहेली, तो वो हर जगह अपने आप को अध्यापक के साथ इन्वॉल्व करके हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अध्यापक की सहायता ले सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि हमें एक मेज़ की लंबाई चौड़ाई किस प्रकार माप सकते हैं। तो इसके लिए डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया जा सकता है। डेस्क को दो भागों में बांटने के लिए रेखा खींची जा सकती है, जैसे इस चित्र में दिखा गया है। ये डेस्क है, बीच में एक दो भागों में बांटने के लिए एक निशान जैसा लगा दिया यहाँ पे, फिर दो भागों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ आप गिल्ली डंडे की सहायता से खेलते हैं तो उसके साथ इसको माप सकते हैं। तो इस प्रकार जो है दूरियों का मापन आप कर सकते हैं। अब ये तो था एक तरीका कि आप गिल्ली डंडे से खेलते हैं, उसके द्वारा आप दूरी माप सकते हैं, जैसे चित्र 10.2 में दिखाया हुआ है। तो इसके लिए गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयोग किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। ठीक है। जब उन्होंने किया बूझो और पहेली ने, तो उनको ये लगा कि यह दो डंडों के बराबर की लंबाई है। इसके बाद तो डेस्क की लंबाई गिल्लियों की लंबाई जब डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न हो दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क को मिल जाता है बूझो और पहेली को।
जिससे डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। तो कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो को पुराना गिल्ली डंडा खो गया। अब उसके पास गिल्ली डंडे का नाप लेने के लिए फिर समस्या होगी किस प्रकार नापा जाए। तो इस प्रकार गिल्ली डंडे का नया सेट उपयोग करके डेस्क की लंबाई प्राप्त करने दिखाई देते चित्र में। देखिए चित्र 10.3 में, ठीक है। फिर उन्होंने नए गिल्ली डंडे से इसको मापा, ठीक है, इसकी दूरी मापी और 2 भागों में इसको बांटा। तो ये तो पुराने ज़माने के तरीके हैं किस प्रकार हम इनको माप सकते हैं, ठीक है। अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे से उन्होंने मापी तो डेस्क की लंबाई में ऐसा प्रतीत हुआ लगभग 2 डंडों और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच गया। अब यह तो गिल्ली की लंबाई पर डिपेंड करता है कि या तो उसकी लंबाई कम हो गई है क्योंकि नई गिल्ली डंडा लिया उन्होंने, ठीक है। अब क्या करें? तो पहेली और बूझों को एक सुझाव देंगे ताकि डेस्क की पूरी लंबाई माप लें। क्या करेंगे? एक सुझाव देंगे। अब वे अपनी लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के किसी विकेट या गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी जैसे पहले हुई, है ना। तो अब यह कार्य कर सकते हैं। एक छोटी सी डोरी लें और इन पर 2 चिन्ह लगाएं। एक डोरी की लंबाई होगी, एक डेस्क की चौड़ाई। डोरी की लंबाई दोनों पदों पे माप सकते हैं, ठीक है। अब वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने के लिए कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा करके 1/4 तथा 1/8वां भाग कर सकते हैं। अतः संभवतः पहेली और बूझों को यथार्थ लंबाई डोरी में सहायता कर सकती है। परंतु जो भी हम पढ़ रहे हैं बेटे, जिस प्रकार हम नाप रहे हैं, ये तो एक कंफर्म करने वाले साधन नहीं है जिसके द्वारा हम इसकी दूरी माप सकते हैं। लेकिन एक सुझाव दिया जा सकता है कि इस तरह से कर सकते हैं। जैसे चित्र 10.4 में देखिए, उन्होंने क्या किया, बूझो पहेली ने एक डोरी ली, उसके 2 टुकड़े किए, उसके फिर उन्हें डेस्क की लंबाई नाप ली आधी आधी करके, ठीक है। तो अब मेन बात आती है हमारे की दूरी का मापन और मात्रक क्या है। इस तरीके से हम अच्छी तरह से इसको नहीं माप सकते। तो मात्रक क्या होता है, ठीक है, दूरी का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, देखिए, तो जिस दूरी से उन्होंने मापा उसको मात्रक कह सकते हैं। अब डोरी क्या हुई यहाँ पे, मात्रक। तो किसी वस्तु के द्वारा किसी भी दूसरी वस्तु की उसकी लंबाई चौड़ाई प्राप्त करने को हम उस राशि को मात्रक कहते हैं। यानी मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या हुआ, ऐसी वस्तु जिसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु की लंबाई चौड़ाई मापते हैं उसको मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो मात्रक क्या हुआ, ऐसी वस्तु जिसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु की लंबाई चौड़ाई मापते हैं उसको मात्रक कहते हैं। अब मात्रक जो है 3, मतलब हम अब जैसे लंबी दूरी का मापन करना है, ठीक है, छोटी दूरी का मापन करना है, हम इसके लिए अलग अलग पैमाने इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको कहा जाता है मापन के मात्रक, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे मापन के मानक मात्रक। तो मापन के लिए एक मानक मात्रक स्थापित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं। पुराने समय में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा 1 कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शायद आजकल भी आपके जो बुजुर्ग होते हैं वो इसको करते हैं। किस प्रकार करते हैं कि पुराने समय में क्या होता था कि आपके पैरों की उंगलियों का निशान जो है, अंगुलियों की चौड़ाई या फिर पैर की लंबाई जो है हम एक मात्रक के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा क्योंकि खुदाई के प्राप्त परिशुद्ध जो ज्यामितीय रचनाओं की देखने को प्रमाणित होते हैं। अब कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, आपकी कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई को एक हाथ कहते हैं। तो लंबाई के मात्रक रूप में प्राचीन काल में मिस्र में भी उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त हुई, जिसे आज भी इस्तेमाल करते हैं हमारे बुजुर्ग हाथ से, ठीक है। हम बोलते हैं 1 फीट है दोनों हाथों को मिलाकर। तो इस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक रूप में फुट का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है।
अब ये फुट जो है शरीर की लंबाई के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, उनके हाथ की लंबाई भी लंबी होगी, ठीक है, किसी की बाजू लंबी होगी। तो इस प्रकार जो है हम इनको मापने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1970 में एक फ्रांसीसी मापन की एक मापन प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पत्ती कहते हैं। ये कब हुआ, 1790 में। 1790 में तो 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक नई प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पत्ती कहा गया, और आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या SI मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या SI मात्रक कहते हैं। अब लंबाई का SI मात्रक क्या है, ये देखना है हमने। लंबाई का SI मात्रक होता है हमारा वो हम देखेंगे। तो लंबाई का SI मात्रक देखिए, अब एक पैमाना दिया हुआ है 10.6 चित्र में, ये दिया है पैमाना, है ना, ये पैमाना है जिसके ऊपर निशान बनते हैं, और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी स्केल होता है, ठीक है, उसमें 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर होता है, बना हुआ होता है। तो ये है हमारे SI मात्रक का क्या, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि मीटर कितना होता है, तो 1 मीटर जो है 100 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। अब जिससे सेंटीमीटर कहते हैं। अब आपके घरों में मम्मी आपकी कपड़े भी सिलते होंगे, तो मम्मी के पास एक पूरा फीता होता है जिसमें 1 मीटर बना होता है। 1 मीटर में आपने देखा होगा जिसमें कितने होंगे, 100 सेंटीमीटर के निशान होते हैं। तो अब 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है आपके कितने मिलीमीटर होते हैं, एक छोटे छोटे भाग बने होते हैं, वो उनको बोला जाता है मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर होते हैं आपके 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपको ये पता होना चाहिए मिलीमीटर क्या चीज़ है। जब 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा जाता है तो उन भागों को बोला जाता है मिलीमीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर क्या होता है, जब 1 मीटर को हम 100 भागों में बांटते हैं तो उन भागों को बोलते हैं सेंटीमीटर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। ये याद रखना बच्चों आपने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब ये तो थे छोटी दूरी के मापने के लिए। तो जितनी भी छोटी दूरियां होती हैं, जैसे आपकी मीटर में होगी, 5 मीटर होगी, 10 मीटर होगी, यानी छोटी दूरियां जो होती है उनको मापने के लिए हम ये 2 जो हमारे साधन हैं उनका उपयोग करते हैं। एक हमारा मीटर, दूसरा हमारा सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 1 मीटर, दूसरा सेंटीमीटर। इनसे के द्वारा हम छोटी दूरियों का मापन करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के द्वारा। अब लंबी दूरियों का मापन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ से लेके छतरी की दूरी है कितनी है, यहाँ से लेके किसी और स्थान की दूरी कितनी है, तो उनका मापन हम किस प्रकार करते हैं। उनका मापन करते हैं हम एक लंबे दूरी के मापन के द्वारा, मात्रक के द्वारा, जिसे बोलते हैं हम किलोमीटर। क्या बोलते हैं, किलोमीटर। तो लंबी दूरी की मापन करने के लिए हम जिस मात्रक का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं किलोमीटर। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना, फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर, और 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इन जितने भी हमने क्रियाकलाप के, इनसे में लंबाइयों के जो SI मात्रों के बारे में पता चला। लंबाई का SI मात्रक किलोमीटर हो सकता है, किलोमीटर आपका लंबाई का SI मात्रक है। इसके द्वारा हम लंबी दूरियों का मापन करते हैं। छोटी दूरी का मापन करने के लिए हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा तरह से समझाया होगा। अब हम इस वीडियो के अंत में आज के कार्यपत्र को देखेंगे, और इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ हम करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो के कार्यपत्र की तरफ चलते हैं।
तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक। आज का कार्यपत्रक विज्ञान का कक्षा 6 के लिए आपका ये रहेगा। तो पहला प्रश्न आपको ये करना है कि आपने इसका उत्तर देना है। पहले प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न क्या रहेगा आपका? पहला प्रश्न रहेगा आपका मात्रक से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका मात्रक से क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न रहेगा लंबी दूरी को हम निम्न में से किसके द्वारा मापते हैं। लंबी दूरी को हम निम्न में से किस माध्यम से मापते हैं। नंबर 1 किलोमीटर के द्वारा, नंबर 2 सेंटीमीटर के द्वारा, नंबर 3 मीटर के द्वारा। तो ये आपका आज का कार्यपत्रक है और यही आपने आज करने हैं। ठीक है, ये आपका कार्यपत्रक रहेगा और ये आपने होमवर्क के रूप में यही करके मुझे भेजने हैं। तो आपका होमवर्क यही रहेगा, बाद में आपको कोई एडिशनल मैं होमवर्क नहीं दूंगा। तो आज का कार्यपत्रक ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और वीडियो के अंत में आपका कार्यपत्रक मैंने दिया हुआ है। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में इस वीडियो के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।